एक बात आप हमेशा याद रखना दोस्त, जिस दिन आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरे तन मन धन सब कुछ लगा दोगे ना, उस दिन कुंडली में बैठे सितारे भी अपनी जगह बदल देंगे। और आज इसके जीते जागते एग्जाम्पल है द वन एंड ओनली, द ग्रेट बिजनेसमैन एंड द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर गौतम अडानी, जिन्होंने कभी अपनी लाइफ जर्नी की शुरुआत मात्र 100 रुपए से करी थी और आज ये भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वैसे कई लोग तो गौतम अडानी जी को मुकेश अंबानी जी से भी काफी कंपेयर करते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये कंपेयर बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी ने जो भी बिजनेस एम्पायर खड़ा किया हुआ है उसका बुनियादी ढांचा उनके पिताजी धीरू भाई अंबानी जी के द्वारा दिया गया है। और आज गौतम अडानी जी ने जो भी अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया हुआ है वो उनके खुद के द्वारा सेटअप किया हुआ है। इसीलिए आप बोल सकते हो कि बिजनेसमैन के साथ साथ काफी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी है, लेकिन मुकेश अंबानी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकेश और आप देख रहे हैं डिस्टिम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गौतम अडानी जी की पूरी लाइफ जर्नी के बारे में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए क्योंकि आपको काफी सारे बिजनेस लेसन और लाइफ लेसन भी मिलने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। गौतम शांतिलाल अडानी, जिन्हें आज आप सभी गौतम अडानी जी के भी नाम से जानते हो, इनका जन्म 24 जून 1962 में गुजरात के अहमदाबाद के अंदर होता है। इनके पिताजी शांतिलाल अडानी, जिनका एक छोटा सा व्यापार होता है कपड़े का। इन्होंने अपनी बचपन की स्कूलिंग सेठ चिमनलाल नगीनदास विद्यालय से करी है और उसके बाद उन्होंने अपने हायर एजुकेशन के लिए ये जाते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी, जहाँ ये बीकॉम में एडमिशन लेते हैं। लेकिन भैया ये थे गुजराती जैन, जिनकी नस नस में बिजनेस दौड़ता है और उनको बहुत ही कम अर्लियर लाइफ में ये चीज समझ में आ गई थी कि इनको बिजनेस ही करना है। पढ़ाई में इनकी कोई रुचि ही नहीं थी और मात्र 16 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया। अब इनके पास था दो ऑप्शन बिजनेस करने का, या तो अपने पिताजी के बिजनेस ज्वाइन कर लें, उनको एक्सपेंड करें, या फिर अपना एक अलग से बिजनेस शुरू करें। बोले तो मतलब गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाए। तो इन्होंने चुना गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाएंगे, मतलब कि अपने कंफर्ट जोन से इनको बाहर निकलना था। मतलब सारा कुछ ये खुद शुरू करना चाहते थे, इनको अपने पिताजी के बिजनेस में कोई रुचि ही नहीं थी। अब बिजनेस के फील्ड में कदम रखने के लिए इन्होंने सबसे पहले चुना मुंबई को और साल 1978 में ये मुंबई में शिफ्ट हो गए और वहां पे इन्होंने लर्न एंड अर्न वाला स्ट्रेटजी अपनाया। जहाँ पे क्या क्या इन्होंने महिंद्रा ब्रदर्स को ज्वाइन किया, वहां पे डायमंड शॉटिंग का काम सीखने लग गए और वहीं पे कुछ पैसा कमाने लग गए। अब देखते देखते वहां उन्होंने 2 से 3 साल काम किया और 2-3 साल में वहां पर काफी अच्छा नॉलेज लेने के बाद इन्होंने खुद का डायमंड ब्रोकिंग फर्म चालू कर दिया। और ये इनका सबसे पहला बिजनेस सेटअप था जो कि इनको इनको जिंदगी के अंदर सबसे पहले सफलता यहाँ पे मिली। और इन्होंने मात्र 20 साल की उम्र में सेल्फ मेड मिलियनर बन गए थे। और फिर साल 1981 में गौतम अडानी के बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने इनको फोन किया और बोला कि यहाँ मैंने नया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट खरीदा है, क्या तुम आओगे इसको मैनेज करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। ये भाई अपने भाई के कहने पर तुरंत पहुंच गए अहमदाबाद ताकि वो अपने भाई के बिजनेस में उनको सपोर्ट कर सके। अब देखा जाए तो इनकी जो कंपनी थी वहां पे पॉलीविनाइल क्लोराइड का काफी ज्यादा कंजप्शन होता था। तो यहाँ पे एक ही कंपनी थी इंडिया के अंदर आईपीसीएल, जो कि सबको पॉलीविनाइल क्लोराइड दे रही थी। इनका जो कंजप्शन था पर मंथ का वो 20 टन का था, जो कि ये कंपनी अकेले फुलफिल नहीं कर पा रही थी। फिर इन्होंने देखा कि इसको फुलफिल करने के लिए हमें बाहर से इंपोर्ट करना होगा। फिर अलग अलग कंट्री से ये इंपोर्ट करने लगे पॉलीविनाइल क्लोराइड ताकि अपने बिजनेस को अच्छा रन कर सके। और देखते देखते इनको इस सेक्टर में भी, बोले तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लग गया और इनको काफी ज्यादा इसमें रुचि हो गई। और देखते ही देखते फिर साल 1988 में इन्होंने इस बिजनेस में भी एंट्री मारी और वहां एक और कंपनी शुरू कर दिया अदानी एक्सपोर्ट्स के नाम से 5 लाख के कैपिटल के साथ, जिन्हें आज आप सभी अदानी इंटरप्राइजेस के नाम से भी जानते हो। अब भाई इन्होंने बिजनेस करने का अपना एक फंडा पूरा क्लियर कर लिया था कि हमें जो भी बिजनेस जो भी सेक्टर में एंटर करना है, मार्केट में डिमांड को देखते हुए करना है। अब मार्केट में डिमांड कौन क्रिएट करेगा? तो या फिर बिजनेसमैन या फिर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? उस चीजों को या फिर उस सेक्टर को प्रायोरिटाइज करके, मतलब सबसे पहले उस पर ध्यान देगी तो उसके पीछे पीछे बिजनेसमैन भी आ जाएंगे। तो इन्होंने उसी फंडा को अपनाया और फिर साल 1991 में जब गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जहां पे कई सारे प्राइवेट कंपनीज के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज खुलने लग गई कि वो नए सेक्टर में नए नए बिजनेस को सेटअप करें। फिर वहां गौतम अडानी ने भी इस अपॉर्चुनिटी का जम भर के फायदा उठाया, जहां वो टेक्सटाइल, मेटल और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी ज्यादा इन्होंने एंट्री मारी और वहां भी सक्सेस हासिल करी। लेकिन सक्सेस के साथ साथ वहां उनको प्रॉब्लम भी फेस होने लग गई। अब देखा जाए तो इनका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था वो देखते देखते काफी ज्यादा और काफी तेजी से बढ़ रहा था। तो कई सारे इनके जो शिप्स थे वो बंदरगाह पे पोर्ट्स पे आ रहे थे। तो कई सारे शिप्स होने के कारण काफी ज्यादा वहां भीड़ भी थी। तो सिर्फ इनको इनके पास आते आते काफी ज्यादा टाइम लग जाता था, जिसका इफेक्ट इनको डायरेक्ट बिजनेस में नुकसान दे रहा था। तो फिर इन्होंने सोचा क्यों ना पोर्ट्स के बिजनेस में एंट्री मारा जाए। और उसमें लकीली इनके साथ एक अच्छा इंसिडेंट ये हुआ कि गुजरात के जो मिनिस्टर थे उन्होंने कच्छ का मुंद्रा पोर्ट जो है उसको डेवलप करने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए प्राइवेट कंपनी से वो बिडिंग मंगा रहे थे। उसमें पहुंच गए सबसे पहले गौतम अडानी और साल 1995 में उस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर लिया। और आज इसको पूरे डेवलप करने के बाद पूरा जब वो ऑपरेट कर रहे हैं तो आज मुंद्रा पोर्ट भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट बन चुका है। अब पोर्ट के बिजनेस में एंट्री मार ली। अब इन्होंने क्या रियलाइज किया कि जो शिप्स है, जो जहाजें हैं, वो काफी ज्यादा जब टाइम पे पहुंचते नहीं है, मतलब जब इनको जरूरत पड़ती है तो वो अवेलेबल ही नहीं रहते हैं। तो इन्होंने सोचा पोर्ट के बिजनेस में जब एंट्री मार चुके हैं तो क्यों ना शिप्स भी खरीद लें ताकि एंड टू एंड का जो इंटीग्रेशन है वो अब अपने ढंग से ही करें।
फिर उन्होंने क्या किया कि स्किल्स भी खरीदने लग गए और पूरा जो एंड टू एंड जो इंटीग्रेशन है उन्होंने खुद से करना शुरू कर दिया। अपने बिजनेस को इन्होंने अगली बार एक्सपैंड किया साल 1996 में, जब इन्होंने पावर बिजनेस के सेक्टर में भी एंट्री मारी। अब पावर बिजनेस में जो थर्मल पावर प्लांट था इनका, वहां पे कोयले की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती थी, तो इनको जो कोयले मिल पाते थे वो सफिशिएंट मात्रा में थे ही नहीं, मतलब काफी कम मिल पाता था। तो इन्होंने क्या करा कि कोल माइंस को ही खरीदना शुरू कर दिया। अब कोल माइंस यहाँ पे है, इनका थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे है, तो वहां से कोयले को लाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए चाहिए। तो इन्होंने क्या करा कि लॉजिस्टिक कंपनी भी खुद की बना ली, ताकि जो कोयला है वो डायरेक्ट पहुंच जाए हमारे लॉजिस्टिक कंपनी से। मतलब देखो ये किस लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब कि जहां पे इनको प्रॉब्लम आया वहीं पे नया बिजनेस सेटअप कर दिया, ताकि एंड टू एंड का पूरा इंटीग्रेशन, पूरा जो फाइनल कॉस्ट का जो प्रोडक्ट भी आ जाए वो भी कम हो जाए और जो भी मार्जिन बचे वो खुद का ही बचे। मतलब समझो इनका जो एग्जीक्यूशन स्किल है वो किस लेवल पे काम कर रही है। और फिर साल 2006 में इन्होंने पावर जनरेशन के बिजनेस में भी एंट्री मार दी, जहां इन्होंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की कंपनी एबॉयड पॉइंट पोर्ट को एक्वायर किया, और 2009 से 2012 के बीच में एक क्वींसलैंड की कंपनी थी कारमाइकल कोल के नाम से, उसको भी एक्वायर कर दिया। और अभी रिसेंटली 2020 में ही इन्होंने ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी एंट्री मार दिया है, जहां पे इन्होंने लगभग $6 बिलियन का जो सोलर डील है उसको सिक्योर किया है, और ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और 2025 तक बोला जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होगी जो कि ग्रीन एनर्जी पे काम करेगी। और अभी रिसेंटली इन्होंने एविएशन सेक्टर में भी एंट्री मारी, जब गवर्नमेंट ने साल 2019 में प्राइवेटाइजेशन का मूव लेकर आया और बोला कि वो 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेट करेंगे। उसमें से 6 बिडिंग में से 5 बिडिंग तो गौतम अडानी ने ही जीता है। और अभी रिसेंटली जब डाटा सेंटर की बात आई और गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी बड़ी बड़ी टेक कंपनी से बात की वो हमारे इंडिया का डाटा इंडिया में ही रखे, तो इन्होंने डाटा सेंटर के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया और साउथ इंडिया में अपना डाटा सेंटर काम करना इन्होंने शुरू कर दिया है। और बोला है कि अगले 20 साल तक वहां वो 70,000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बात आई एरोस्पेस की, तो उन्होंने एरोस्पेस में भी काफी ज्यादा एंट्री मारा हुआ है। और फिर आई डिफेंस की बात, तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसको भी हम मेक इन इंडिया करेंगे, ताकि जो भी जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स होते हैं वो हमारे भारत में ही बनना शुरू करें। तो इन्होंने डिफेंस में भी एंट्री मारना शुरू कर दिया है, और आज इनके पास एग्रीकल्चर हो, एग्रो हो, डिफेंस हो, चाहे एरोस्पेस हो, एविएशन हो, यूटिलिटीज हो, एग्रो हो, मतलब कितने सारे भी कंपनीज हैं जिसका मैंने नाम नहीं भी लिया है, उसमें भी आज शुमार है और लिस्टेड है। वैसे बता दें स्टॉक मार्केट में इनकी 6 कंपनीज आज लिस्टेड है, लेकिन कई सारी इनकी कंपनीज जो कि नहीं लिस्टेड है वो भी आज अच्छे से ऑपरेट हो रही है। अब भाई ऐसा नहीं है कि गौतम अडानी बिजनेस के भगवान ही बन चुके हैं, जिस चीज पे हाथ रखे वही सोना हो जाए, ऐसा नहीं है। इन्होंने कई सारे बिजनेस में फेलियर भी देखा हुआ है। साल 2001 में इन्होंने बीपीओ का अपना बिजनेस चालू किया था, जो कि बुरी तरीके से फेल हो गई। फिर अगला में इन्होंने रिटेल का भी बिजनेस चालू किया था, जो कि अच्छे से ऑपरेट ये नहीं कर पाए, तो साल 2007 में इन्होंने रिलायंस को उसको बेच दिया। अब ऐसा नहीं है कि कंपनी सिर्फ बेचा भी, इन्होंने कई सारी कंपनी को एक्वायर भी किया हुआ है। सबसे पहला था रिलायंस पावर, जो कि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का बिजनेस था, इसको इन्होंने खरीदा 12,300 करोड़ में। अगला है जीएमआर का थर्मल पावर, इसको इन्होंने खरीद लिया लगभग 5200 करोड़ में। फिर अगला है एलएनटी का कट्टुपल्ली पोर्ट, जिसको इन्होंने खरीद लिया 1950 करोड़ में। मतलब कि इनका जो मेन फोकस है वो मार्केट के डिमांड पर भी है और गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी है। मतलब कि गवर्नमेंट जिसको ऑप्ट आउट करेगी कि इस पे काम करना चाहिए, वहां गौतम अडानी जी सबसे पहले पहुंच जाएंगे और उस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले ग्रैब भी कर लेंगे। और आज अपनी इन्हीं पूरे स्ट्रेटजी के साथ साथ ये अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को भी अच्छे से ऑपरेट कर पा रहे हैं। इनका जो बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है उसको सेल ऑफ भी जल्दी से कर दे रहे हैं, और जो कंपनी कम रेट पे मिल रही है उसको भी अच्छे से एक्वायर करके ऑपरेट कर रहे हैं। और इसी पूरे स्ट्रेटजी के साथ साथ वो गवर्नमेंट के साथ भी अच्छा बॉन्डिंग बना पा रहे हैं, ताकि जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वहां पे सबसे पहले ग्रैब कर लेंगे, तो उनको हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा गवर्नमेंट से, रिसोर्सेज कम दाम पे मिल जाएगी यूज करने के लिए, और पूरा हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग सपोर्ट भी मिल जाएगा गवर्नमेंट का ही। अब भाई कई लोगों की ये भी शिकायत है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से वो अडानी और अंबानी ही कर रहे हैं, और इन्हीं दोनों को गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो भैया ऐसा नहीं है, आपको पूरे बिजनेस में सिर्फ सपोर्ट नहीं चाहिए, उसके साथ साथ आपको कई सारे स्किल्स भी है जो कि आने चाहिए, बिजनेस लेसन चाहिए आपको उसके लिए। जैसे क्या हो गया, मान लो अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको प्लानिंग स्किल चाहिए, उसके अंदर कन्विंसिंग स्किल चाहिए, डील क्लोजिंग स्किल चाहिए, उसको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, उसमें एग्जीक्यूशन करना आना चाहिए, मतलब इसको मैनेज करने के लिए काफी अच्छे अच्छे स्किल्स होने चाहिए आपके साथ, नेगोशिएशन स्किल्स भी होने चाहिए। इनके कई सारे आज एग्जांपल्स है गौतम अडानी के, जैसे कि एक नेगोशिएशन स्किल और एक कन्विंसिंग स्किल, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। इनके नेगोशिएशन स्किल्स के बारे में बात करें तो एक कंपनी थी उडुपी कॉर्पोरेशन पावर लिमिटेड, और ये जो उनका डील था वो कोई 50-100 करोड़ का नहीं था, वो 6,000 करोड़ का था। उन्होंने इस पूरे डील का जो डील क्लोजिंग किया था वो मात्र 100 घंटे के अंदर कर लिया था, पूरी अपनी नेगोशिएशन स्किल्स का यूज करके। दूसरे में जो इनका कन्विंसिंग स्किल था वो भी काफी ज्यादा दमदार था। आप में से काफी कम लोगों को ये बात पता होगा कि भारत में जो पोर्ट और रेल का जो लिंकेज पॉलिसी लाया गया था उसका श्रेय गौतम अडानी को ही जाता है। गौतम अडानी ही थे जो कि उस समय के रेलवे मिनिस्टर नीतीश कुमार जी से मिले थे, और उन्होंने वही थे कि जो कि उन्होंने समझाया था रेलवे लाइन को पोर्ट से जोड़ने का फायदा, ताकि इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इसका कितना ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद ये जो पॉलिसी थी वो इम्प्लीमेंट करी गई थी। तो बाबू ये बात कहने में ठीक लगती है कि मोदी गवर्नमेंट अगर हमें ये मदद करती तो हम भी आज काफी ज्यादा ऊपर होते हैं।
आप ये भी तो देखो कि मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले गौतम अडानी और भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। ऐसा नहीं था कि मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ही वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और तो और आपके कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए ताकि वो आपको सौंप रहे हैं उसमें आप खरे उतर सको। अब गौतम अडानी के कुछ अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो आज गौतम अडानी जो सबसे बड़ा पोर्ट, जो ये प्राइवेट पोर्ट ऑपरेट कर रहे हैं, मुद्रा पोर्ट, जहां पे ये लगभग प्रत्येक साल 10 करोड़ टन कार्गोस को हैंडल करते हैं। और अपने डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेस से बोले तो अडानी इलेक्ट्रिसिटी से पूरे मुंबई के अंदर ये लगभग 3 मिलियन हाउस होल्ड्स में पावर सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ ये इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट रेलवे लाइन भी ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे इनके पास 300 किलोमीटर का प्राइवेट रेलवे लाइन इनका प्लान है। और तो और आज ये इंडिया की लार्जेस्ट और प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट के बिजनेस में है, इंडिया की लार्जेस्ट और प्राइवेट पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस में है, इंडिया की लार्जेस्ट और प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर के अंदर भी है। और तो और इंडिया की लार्जेस्ट कोल और माइनिंग की भी कंपनी इन्हीं की है। और तो और इंडिया की लार्जेस्ट और प्राइवेट रिन्यूएबल एनर्जी के भी इनकी कंपनी काम कर रही है। और तो और जो आपका जो सबसे बड़ा एडिबल ऑयल का ब्रांड है जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर है, वो भी इन्हीं की कंपनी है जो कि अडानी विलमार के अंदर आती है। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल और इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करें तो कंपनी का जो पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है वो काफी सारे बिजनेस के अंदर एंट्री मारे हुए हैं, जहाँ पे इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ साथ अपने बिजनेस को काफी ज्यादा एक्सपैंड भी कर चुके हैं। और ये जिस बिजनेस में भी एंट्री मारे हुए हैं वो काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव वाले बिजनेस है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए। और आज कंपनी का जो सबसे बड़ी कंपनी है जहां से सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है वो इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला बिजनेस है, अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ही है। हालांकि पूरी अडानी ग्रुप का जो 5 साल के अंदर रिवेन्यू जो ग्रोथ देखने को हमें मिला है वो लगभग है 5.9%। बाकी इनकी प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें जो कि 5 साल के अंदर रहा है वो है लगभग 8%। तो देखा जाए तो आज तक हम गौतम अडानी की बात करें तो इनकी जो नेटवर्थ में जो वृद्धि देखने को मिली है वो मात्र एक साल में 1800% से बढ़ी है। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे ये ऑपरेट कर रहे हैं। और ये जो सबसे बड़ा इनका जो रीजन देखा गया है वो यही है कि कैसे ये अलग अलग बिजनेस में एंट्री मार रहे हैं पूरे धड़ल्ले के साथ, और साथ उसको एग्जीक्यूट भी अच्छे से कर पा रहे हैं। बाकी बोला जा रहा है कि कई सारे इनका जो बिजनेस है वो जल्द ही प्रॉफिटेबल आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन देखते हैं ये कब तक हो पाता है। वैसे अगर बात करें इनकी जो सबसे बड़ी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज है जो कि जहाँ सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है, तो वहां पे मात्र 10 साल के लेवल में बात करें तो साल 2010 में जो वहां प्रॉफिट देखा गया था वो था लगभग 919 करोड़ रुपए। और फिर साल 2021 में यहाँ पे जैसे जो प्रॉफिट निकल गया था वो था लगभग 923 करोड़ रुपए। तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिली हमें। इनकी जो सबसे बड़ा जो कैश का जहां से इनका निकलता है सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है जिस बिजनेस से, वहां पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इनके प्रॉफिट के अंदर। लेकिन बोला जा रहा है कि काफी सारे जो इनके और भी बिजनेसेस है वहां से जल्दी प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। बाकी भी रिसेंटली ये भी खुलासा हुआ है कि गौतम अडानी जी का पूरा नेटवर्थ है वो है लगभग $90 बिलियन का। मतलब इसको आईएनआर में बात करें तो वो हो जाता है लगभग 6.6 लाख करोड़। तो आप समझ सकते हो कि गौतम अडानी जी किस लेवल पे अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं और किस लेवल पे अभी कोई बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो को काफी ज्यादा इंसाइटफुल लगी होगी, आपने काफी सारे लेसन सीखे होंगे गौतम अडानी की लाइफ जर्नी से, इनके बिजनेस से भी। तो आपको अगर जरा सा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करके हमें मोटिवेशन दो, और सबसे पहले फीडबैक दो अपना कमेंट के अंदर कि इस वीडियो से आपने सबसे पहले क्या सीखा। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उस पर भी कमेंट करो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।